नाज़रीन, ब्रिक्स की मुलाकात हुई, 5 ममालिक के अंदर मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद एक मुश्तरका एलामिया सामने आया जिसके अंदर भारत की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान को टेररिज्म का मदरशिप डिक्लेयर करे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इसलिए क्योंकि बहुत वेग किस्म का ये एलामिया था और उसके बाद फिर रिएक्शन सामने आया और चाइना का रिएक्शन सामने आया। चाइना से जो तवक्को की जाती थी बिल्कुल एन उसके मुताबिक रिएक्शन सामने आया। चाइना ने पाकिस्तान को कॉर्नर करने के हवाले से उसके अगेंस्ट बात कर डाली और ये भी कहा कि किसी भी मुल्क, मजहब या नस्ल से मुताबिकत रखते हुए या किसी को कॉर्नर करते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वो टेररिज्म को फरोग दे रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, हमें ज्वाइन किया है इकराम सहगल साहब ने जो कि सीनियर एनालिस्ट और डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलों पे माहिर भी हैं। बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। गजनफर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ब्रिक्स हुआ, भारत की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को मदर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दे, लेकिन वो हो नहीं सका। क्या आप समझते हैं कि चाइना का रिएक्शन वही है जो कि पाकिस्तान ने एक्सपेक्ट किया था? असल में बात ये है कि ब्रिक्स का बुनियादी एजेंडा तो आपको पता है इकोनॉमिक्स कोलैबोरेशन थी। अब उसके अंदर मोदी ने जो एक टेररिज्म का जो एस्पेक्ट डाला वो बहुत ही इररिलेवेंट एस्पेक्ट था। अब उसके ऊपर जो वहाँ पे लीडर्स बैठे हुए थे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसके ऊपर ज़रूर देना था, क्योंकि एक चीज़ थी जो होस्ट कंट्री की तरफ से एक इनॉग्रल स्पीच में आ गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर सबसे जो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है वो कांग्रेस के एक लीडर है कपिल सिब्बली, उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि जी जिसके ऊपर उसने कहा कि पाकिस्तान इज द मदर ऑफ टेररिज्म, तो उनका रिएक्शन था कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है इट इज़ द मदर ऑफ कम्युनल स्ट्राइफ इन इंडिया। उसके साथ साथ जो वहाँ पे रिएक्शन के अलावा जो दुनिया में अखबारों में रिएक्शन आया, तो टाइम्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी छापी जिसमें उसने कहा कि जी स्लोअर ग्रोथ, राइवलरीज की इश्यूज़, और उसने कहा कि ये इस समिट की जो है रीजनिंग जो है आपस में इतनी डिवीजन है वो समझ नहीं आती। फिर इवन इंडिया के अंदर देखें तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें या इंडिया टुडे पढ़ें और बाकी अखबारात पढ़ें, उन सब ने जो टेररिज्म का जो एस्पेक्ट है उसको एक मोदी के जो स्टांस को है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और बाद ने कहा कि इररिलेवेंट था, इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने जो स्पीच की उन्होंने उसके अंदर कश्मीर का भी मेंशन किया, जब उन्होंने कहा कि रीजनल हॉटस्पॉट्स जो हैं उनके लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। रशियन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उसका जिक्र ही कोई नहीं किया। सिर्फ एक भूटान ऐसा कंट्री था जिसने उसके ऊपर वह जो है वो अपना एक तरह से सपोर्ट का जो इंडिकेशन दिया। उसके साथ साथ आपने देखा कि जो बातें हो रही थी उसके अंदर कोशिश ये हो रही थी कि पूरे एलामिया के अंदर उड़ी अटैक को लेके आया जाए। अब बात यह है कि इकोनॉमिक्स जो चलती है, इंटरनल आपकी जो इकॉनमी चलती है और जो आपकी दुनिया के साथ ट्रेड होती है, जैसे परसों आपने देखा इंडिया ने कहा कि जी हम चाइना की चीज़ें बैन कर देंगे और उसके ऊपर जो है चाइनीज़ रिएक्शन आया। तो बात सारी ये है कि इंडिया को अब ये सोचना चाहिए कि वो तो कहता है कि जी हम एक रीजनल पावर बनेंगे, चाइना से कंपटीशन करेंगे, तो ये जो इररिलेवेंट किस्म की पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए जो साइकी मूजी के दिमाग में पाई जाती है या जो उसको अजीत कुमार डेविल जो एडवाइज करता है, क्या ये एक मैच्योर लीडरशिप का रिएक्शन है? इंडिया वाले तो समझते हैं गजनफर साहब बड़ी मेच्योरिटी है और जिस लिए उन्होंने वोट किया था नरेंद्र मोदी को वो पूरी चीजें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी और पाकिस्तान से दुश्मनी दोनों ही एक तरह से एजेंडे थे ना नरेंद्र मोदी के। नहीं, इकोनॉमी तो उसका एजेंडा उसने अपने इलेक्शन से पहले आने से पहले जो एजेंडा दिया था उसमें उसने शाइनिंग इंडिया, कॉर्पोरेट सेक्टर, मेड इन इंडिया, इन तमाम। अब अगर आप उसके अंदर इस किस्म की चीजों को ले आएंगे जिसके अंदर आप टेररिज्म देखते हैं, उड़ी अटैक जो फॉल्स फ्लैग किस्म के ऑपरेशन कराते हैं। अब मैंने आपको बताया कि उड़ी अटैक और पठानकोट अटैक के बाद एक बीएसएफ की एक कोई 160 पेजेस की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी जो इंडियन एक्सप्रेस में छुपी थी को 15 फरवरी को 2016 को आफ्टर दी पठान। उन्होंने कहा था कि जी कोई सबूत ही नहीं है, हम ये डिटेक्ट, हमने 150 गैप्स इन्वेस्ट किए हैं जिनके अंदर सोनर रडार लगे हुए हैं, डॉपलर्स हैं, लेजर बीम्स हैं, उसके अंदर कोई सबूत ही नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से कोई क्रॉस ओवर करके इंडिया में है। अब ना तो वो अपनी रिपोर्ट, ना उनको अपने आधारों पर इत्मीनान है,
मेरा तो मतलब है कि अगर वो ये कहें इस रिपोर्ट के बाद कोई क्रॉस ओवर करके आया, तो मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी जो है वो उनसे मिली है, तो वो इंडियन आर्मी की फिर प्रूनिंग करे ना। एक इदारा दूसरे इदारे को किसी ना किसी तरीके से नलिफाई करता जाता है, उसकी बात को नलिफाई करता जाता है। इकराम आपकी तरफ आऊंगी। ब्रिक्स में डिस्कस होनी थी इकोनॉमी, ये जितने भी 5 मालिक थे इनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ स्लो डाउन है, और स्लो डाउन को डिस्कस करने की बजाय, इकोनॉमी को बेहतर बनाने की बजाय, मैंने कल भी कहा था नरेंद्र मोदी को तो लगता है सोते हुए भी पाकिस्तान के नाइटमेयर्स आते हैं, तो पाकिस्तान की बात करना ये बात किधर से आ गई? और उसके आगे रिबटल चाइना का आना, बाकी ममालिक का आना, आप समझते हैं कि भारत की एक तरह से इस स्टैंड की नाकामी है? सबसे पहले तो मैं कमेंट करूंगा कि पंजाबी ह्यूमर का कोई मुकाबला नहीं होता। अभी ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने डोवाल को डेविल बुलाया था, और बिल्कुल ठीक वो बात की थी। डोवाल जो है रियल डेविल है पाकिस्तान के लिए। देखिए, बात ये है कि मोदी साहब जब आए थे, वो आए थे एक प्लैंक इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, और कंप्लीट आप देखेंगे कि उनकी बिल्डअप जो थी, और बिल्डअप में उनकी काफ़ी लॉबी थी, और लॉबी इंडियन लॉबी थी। उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च किए थे अमेरिका में और यूरोप में इनको बिल्डअप करना, कि जी देखें गुजरात का एग्जांपल दें, वहाँ पर इकनॉमिक ग्रोथ हुई है, इसी तरह ये बिल्डअप करेंगे इकनॉमिक ग्रोथ। लेकिन जब से ये सेंटर में आए हैं, इनको काफ़ी दुश्वारियाँ हुई हैं, तो सेंटर के अंदर बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो इनको फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरी बात इनकी पर्टिकुलरली जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोशिश की और फैक्ट्री वगैरह, तो पेजेंट्स ने और लोगों ने, लोकल ने काफ़ी रिएक्ट किया और काफ़ी जगह फैक्ट्री नहीं होने दिया। और आपको पता है कि नक्सल मूवमेंट है, ठीक ठाक मूवमेंट है इंडिया के अंदर, जो इनफैक्ट आउट ऑफ 650 और सो डिस्ट्रिक्ट्स, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में तो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो उसके ऊपर मोदी साहब ने जब देखा कि उनकी ये नहीं चल रही है, तो उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की, और वो अटेंशन डाइवर्ट, फेवरेट व्हिपिंग बॉय कोई भी इंडियन गवर्नमेंट आए, मोदी साहब आए, कांग्रेस आए, जो भी आए, वो पाकिस्तान होता है, ठीक है जी, और पाकिस्तान के ऊपर। मगर उसके साथ कॉम्प्लिकेशन ये आ गया कि इंडिजिनस अपराइजिंग जो हो गई कश्मीर में, और रियली इस दफ़े मैं कहता हूँ कि इंडिजिनस अपराइजिंग है, उसके ऊपर इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करी, एक पठानकोट की, उसके बाद यूरी की। देखिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर आपको ये इसके अंदर बहुत वो होते हैं, और इसके अंदर बड़ी पहलू होते हैं। ये कंप्लीट हाइब्रिड वॉरफेयर हमारे खिलाफ कर रहे हैं इंडिया, और वो हाइब्रिड वॉरफेयर के जो आर्किटेक्ट हैं, वो जिस तरह गजनफर साहब ने कहा, वो डेविल है, और डेविल जो है वो हमारे पीछे वो करता रहेगा, ठीक है। हमें उसका काउंटर किस तरह करना है? हमें सबसे काउंटर करना है कि देखें, हमारे अंदर भी काफ़ी इनग्रेस हुई है। देखें, मैं जानता हूं कि आप अगले सेगमेंट में ये बात करेंगे, लेकिन हमारे मीडिया के अंदर काफ़ी उन लोगों ने बोले कि सैबोटाज किया है, काफ़ी सबवर्ट किया हमारे मीडिया को। और पार्ट ऑफ द मीडिया वो अपने, जैसे बिल्कुल मैं खुला बोलता हूँ कि हमारे मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनको आपको करना पड़ेगा। वो एक्चुअली उनका जो प्रोपेगेंडा है वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपना प्रोपेगेंडा आप कितना भी काउंटर कर लें, तो अगर आपकी अपनी मीडिया जो है वो काउंटर करेंगे। बिल्कुल, मैं आपके इसी पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी। गजनफर साहब, हमारे मीडिया में अगर चलिए जिस तरह इकराम साहब कह रहे हैं कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन या कुछ भी इस तरह की चीज है, या कोई नेगेटिव पॉइंट भी बता सकता है, ऑपोजिट पॉइंट भी बता सकता है, उनका मीडिया तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। उनका मीडिया वॉर रूम्स बनाता है, उनका मीडिया वही बात करता है जो उनको फीड की जाती है। उनमें तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सवाल पूछ सकें कि जी प्रूफ किधर है, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए थे वो किधर गए, सारे के सारे दावे। उसके ऊपर तो अब उनके अपने ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं वो बात करना शुरू हो गए हैं कि किधर है वो प्रूफ। अनिका, जो इकराम साहब ने बात की है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल है, और मैं आपसे हमेशा इस चीज़ को कहते रहा हूँ कि हमारे अंदर वो लोग जो यहाँ बैठ के इंडिया की ज़ुबान बोलते हैं, या वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की चैम्पियन जो जाके वहाँ पे अपना मंदिरों में दिए जलाते हैं, घंटियाँ बजाते हैं, बाल ठाकरे के साथ बैठे होते हैं, तो इस किस्म के जो लोग हैं वो क्यों इंडियन मीडिया, हमें तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं कि वो इंडिया की प्रेफरेंस मिल जाए, वो इंडिया की ज़बान बोलते हैं। दुनिया में बहुत चीज़ें आपको नेशनल से, अब आपने देखें ना, एक स्टोरी छपी अखबार में, और उसको पूरे अखबार में जिस तरह उसने वो स्टोरी छापी, उसके ऊपर जो है वो जो उसके कंटेंट थे, क्या वो टाइम ऐसा था कि अगर था भी
तो क्या वो टाइम ऐसा था कि उन कंटेंट को छापा जाता? ठीक है। और अगर उन कंटेंट्स को छापा गया था तो उसका बैकग्राउंड उस कॉरेस्पॉन्डेंट को लेना चाहिए था कि मलक इसहाक को किस तरह यहाँ पे सपोर्ट मिला। तो बात यह है कि आपको इन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो एक इंडियन एजेंडा लेके आगे जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक भी यही है।